नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और पीएम सुबह 8:30 बजे जोलिंग पोंग पहुंचेंगे। वहीं आपको बताते चले कि पिथौरागढ़ जिले के जोलिंग कोंग पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी पार्वती कुंड में पूजा और दर्शन भी करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम के द्वारा 2:30 के करीब गुंजी गांव भी जाया जाएगा और साथ ही साथ दोपहर 12 बजे जागेश्वर धाम। तो वहीं स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और आपको बताते चले कि इस बीच 4200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के कल जो कि उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई है। आपको बताते चले कि इस बीच तमाम तरीके के कार्यक्रम जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं और जिसको लेकर उत्तराखंड के प्रशासन की ओर से पूरे तरीके से चौक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ जिन जिन जगहों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे उन सभी पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि देहरादून से आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि देहरादून से ही। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। कई राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार अब उत्तराखंड का रुख करने लगे हैं और दुर्घटना से बचाव के लिए भी एक नया प्लान जो है वो प्रशासन की ओर से बनाया गया है। आपको बताते चले कि सभी गाड़ियों पर हाईटेक कैमरों की नजर रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले कि यात्रा मार्ग पर लगाए जाएंगे 170 एनपीआर कैमरे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को एक बार फिर से उसकी शुरुआत कर दी गई है और जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि इस बीच जिस तरीके से पिछले दिनों उत्तराखंड में हालात बने थे और कई दुर्घटनाएं जो है वो सामने आई थी, तो अब आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से इन सभी व्यवस्थाओं को पुख्ता कर दिया गया है और साथ ही साथ सड़कों पर जगह जगह कैमरे की व्यवस्था की गई है और हाईटेक कैमरों की ओर से पूरे तरीके से पैनी नजर जो है वो यात्रियों पर रखी जाएगी। उत्तराखंड पुलिस को साइंटिफिकली अपडेट करने के लिए पुलिस महकमे में बड़े अफसर सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। आपको बताते चले कि पुलिसिंग को अब पुरानी परिपाटी से हटकर अब नई टेक्नोलॉजी और साइंस के आधार पर आगे चलना होगा। और हाल ही में राजधानी देहरादून में पुलिस साइंस का आयोजन भी किया गया है और जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं आपको बताते चले कि उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अब पुलिस को साइंटिफिकली अपडेट होने की जरूरत है, चाहे फॉरेंसिक की बात हो या फिर मोबाइल सर्विलेंस या फिर सीसीटीवी की बात हो। हर जगह साइंस की बात है और आप पुरानी परिपाटी को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी के आधार पर पुलिस को चलना होगा। और डीजीपी अशोक कुमार ने यह भी कहा कि हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित अब आगे बहुत कुछ निर्भर रहेगा, लेकिन यह हमारे लिए एक चुनौती भी है क्योंकि इसके जरिए क्राइम को भी बढ़ावा मिल रहा है और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्राइम को भी रोकना होगा। पुलिस साइंस तो पुलिस भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीकों का उपयोग करती है, उसकी बहुत ज़रूरत है। पुलिस में टेक्नोलॉजी के यूज की बहुत ज़रूरत है। अब वो पुरानी ट्रेडिशनल पुलिसिंग का समय नहीं रहा। तो देखो कदम कदम पे हमें मोबाइल की ज़रूरत है, सीसीटीवी की ज़रूरत है, सर्विलांस की ज़रूरत है। तो सारा काम टेक्नोलॉजिकल हो गया है। तो पुलिस को समय के साथ बदलना होगा और पुलिस फॉरेंसिक भी साइंस है, साइबर भी पूरा साइंस है, ये सब की सब चीज़ों में जो सीसीटीवी वगैरह वो भी पूरा साइंस है। तो इसको कैसे हमें रेगुलरली अपग्रेड करना है, तो पुलिस को लगातार मंथन करना होगा।
केरल में निपाह वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ने से उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बताते चले कि केरल से उत्तराखंड आने वाले और जाने वाले लोगों पर विभाग के द्वारा खासा नजर रखी जा रही है। वहीं कोविड की भांति ही निपाह वायरस भी एक दूसरे से संक्रमित तो कर सकता है। वहीं आपको बताते चले कि केरल में 6 मरीजों मिलने और 2 मरीजों की मौत के बाद देश के कई राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और इसके अब तक कोई भी दवा या वैक्सीन भी नहीं बनी है। लक्षण के आधार पर ही इलाज होता है और उमस और गर्मी वाले इलाकों में यह वायरस अधिक तेजी से फैलता है। वहीं आपको बताते चले कि दून अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि निपाह वायरस के मामले उत्तराखंड में अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर किसी भी मरीज में निपाह वायरस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो जांच के लिए ऋषिकेश एम्स भेजा जाएगा। हाँ, देखिए बिल्कुल निपाह वायरस के बारे में ये पहले भी कई बार इंडिया में आ चुका है। तो मेनली जहाँ बहुत ही ह्यूमिड एंड हॉट कंडीशन है, जैसे हमारा केरल है, तो इस तरह की जगह पर ज़्यादा इसके चांस रहते हैं। तो 2001 से लेकर अभी तक 6 बार ये आ चुका है और ये उसी एरिया में ही कंटेन रहा है। तो अभी एक अलर्ट आया है कि ये एक्चुअली काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला फ्लू जैसा बुखार है, जिसमें ब्रेन अफेक्शन होने की वजह से दौरा पड़ना या बेहोशी आने वाली कंडीशन सीवियरिटी में जा सकती है। तो इसी में सभी इसी बात का अलर्ट है कि जो भी लक्षण इस तरह के सीरियस फ्लू टाइप के लक्षण हो तो उनको हम आइसोलेट करके रखें। 14 से 21 दिन तक का इसमें क्वारंटीन किया जाता है और उसके अलावा जो जांच है वो अभी सिर्फ एम्स ऋषिकेश में अवेलेबल है। खबर देहरादून से है, जहां मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। वहीं आपको बताते चले कि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले कोई भी विषय लंबित नहीं रहे और इसके लिए लगभग प्रत्येक 3 माह में एक बोर्ड बैठक सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में बढ़ रहे पर्यटन को देखते हुए पार्किंग की सुविधाओं को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है और जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सबसे पहले तो मेरे द्वारा बोर्ड में कहा गया कि हम लगभग हर 3 माह में इस बैठक को करेंगे, क्योंकि लगभग ये बैठक हमारी 1 साल के बाद हो रही है। तो 3 माह में हम लोग बैठक करेंगे, जो भी बिंदु हमारे सामने है उस पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि कोई विषय लंबा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। बोर्ड के कारण यदि कोई विषय लंबित होता है तो संबंधित व्यक्ति को भी परेशानी होती है। एक दूसरा, जो हमारे यहाँ बोर्ड की बैठक में ये भी तय हुआ कि हम लोग पूरी तरह से समयबद्ध तरीके से सब काम करेंगे। जैसे पार्किंग की बात आई, पार्किंग हमारे यहाँ जो प्रस्तावित थी उसके सापेक्ष कुछ पार्किंग का काम डीपीआर वगैरह इस बनने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था। तो मेरे द्वारा उनसे स्पष्ट तौर पे कहा गया कि भाई ये इसमें हम टाइम लिमिट तय करें कि कब तक हम डीपीआर इसकी तैयार कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या खासकर उत्तराखंड में। और लोग बाहर से आने वाले, चाहे श्रद्धालु हों, चाहे हमारे तीर्थयात्री हों या पर्यटक हों, उनको पर्यटक के कारण बड़ी समस्या आती है। सालों से लोगों की आपसी दूरियों को पोस्ट ऑफिस कम करता हुआ आया है, लेकिन समय के साथ कई एडवांस कुरियर कंपनियों ने डाक विभाग की चमक को फीका बना दिया था। वहीं आपको बताते चले कि जिसका सबसे बड़ा कारण डाक विभाग के पुराने सिस्टम है और जिसे डाक विभाग दुरुस्त करने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। देश में 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है और जिसके तहत डाक योजनाओं को उन क्षेत्रों तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है जहां डाक विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी पहुंच पाती है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय डाक सप्ताह के जरिए उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। उनके
देखिए, डाक सप्ताह हर वर्ष 9 तारीख से और 13 तारीख तक मनाया जाता है। इस बार भी हम 9 तारीख को विश्व डाक दिवस के रूप में मना करके हमने इसकी शुरुआत कर दी है। इसके अलावा 10 तारीख को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस है, जिसमें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके और एक नए प्रोग्राम डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि डाक चौपाल जो हमने नाम दिया है इसको लोकली, इसके माध्यम से हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के विभिन्न निकायों के साथ मिल करके और लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ लोगों तक जो है डाक सुविधाएं उनके घर पर जाकर मुहैया कराने के उद्देश्य से हम लोग विभिन्न प्रकार के कैंप और मेला इत्यादि ये सब लगा रहे हैं आज की डेट में। इसके अलावा 11 अक्टूबर को हमारा फिलैटली दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, यानी कि कल। इसके माध्यम से हम लोग डाक टिकट संग्रहण में विशेषकर जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो स्कूली बच्चे हैं, उनमें जो है डाक टिकट संग्रहण की रुचि का विकास करने के लिए हम लोग स्कूलों में जो है कैंप लगाते हैं। स्कूली बच्चों को जो है अपने फिलैटली क्लब्स में या फिर अपने जो हमारे फिलैटली ब्यूरो हैं वहाँ बुला करके जो है उनको फिलैटली के बारे में जो है उनको बताते हैं। देखिए, डाक सप्ताह हर वर्ष 9 तारीख से और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने बनाई प्रवर समिति और प्रवर समिति की दूसरी बैठक भी शुरू हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और बैठक में समिति के सभी सदस्य भी मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि विधायक विनोद चमोली से मुन्ना सिंह चौहान बैठक में मौजूद हैं। उमेश शर्मा, काऊ मोहम्मद शहजाद और भुवन कापड़ी भी बैठक में शामिल है। तो आपको बताते चले कि इस दौरान जो है इस समय बैठक चल रही है और जिसमें कई अहम विषयों पर जानकारी साझा की जा रही है और साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा भी की जा रही है। आपको बताते चले कि इस प्रवर समिति की आज दूसरी बैठक है और जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत होने की जानकारी सामने आ रही है। बैठक में तमाम जितने भी सदस्य हैं वो सभी मौजूद हैं और जिसमें विश्व अध्यक्ष ने यह जो प्रवर समिति है उनके द्वारा वह बनाई गई है। खबर देहरादून से है जहां मसूरी जाना अब आसान हो गया है। आपको बता दें कि उड़ान योजना के तहत अभी आप हेलीकॉप्टर से मसूरी की सैर कर सकेंगे। वहीं आपको बताते चले कि डीजीसीए सचिव सी रविशंकर ने बताया कि उड़ान योजना के तहत अब मसूरी में भूमि का चयन किया जा रहा है और इसके लिए एक विभाग से भूमि भी ली जा रही है और जैसे ही यह कार्य पूरा होगा यह सेवा जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। सहस्त्रधारा हेलीपैड से मसूरी तक जो है एक उड़ान योजना के तहत जो है एक सेवा शुरू होने जा रहा है। उसके लिए अभी हम लैंड के संबंध में किसी विभाग से जो है हम एनओसी का अभी अपेक्षा कर रहे हैं। तो वो जो है लैंड का स्थिति जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो बहुत जल्दी जो है वो देहरादून टू मसूरी उड़ान योजना के तहत वो हेली सेवा भी शुरू हो जाएगा। खबरों की ओर, जमीन की धोखाधड़ी को लेकर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नगर क्षेत्र के कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर घटनाओं को अंजाम दिया हुआ है। दरअसल थाना ITI के हरचरण सिंह ग्राम बघेल वाले ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि नगर क्षेत्र के वर्षों से प्रॉपर्टी के धंधे में लगे सुमेर कौशिक और उसके साथियों ने जमीन देने के नाम पर उससे 1 करोड़ 14 लाख रुपए हड़प लिए हैं और जिसको अब वह वापस मांगता है तो उसे जान से मारने की धमकी के साथ साथ गाली गलौज पर उतारू होता है। वहीं आपको बताते चले कि उक्त शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए बरखेड़ा पांडे थाना ITI के सुमेर कौशिक को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये एक लगातार हम लोग के पास शिकायतें आ रही थी कि ITI क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो एक संगठित गिरोह बनाकर बार बार एक ही बिकी हुई ज़मीन को लोगों को दिखाते हैं, नए नए लोगों को टारगेट करते हैं। एक ही क्या करते हैं, उस ज़मीन की जो वास्तविक कीमत होती है उससे कई गुना कम करके उस ज़मीन को बेचने का लालच देते हैं।
जिसके कारण लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी जो भी कमाई होती है वो उसमें लगाते हैं। फाइनली ये गिरोह क्या करता है कि ये उस ज़मीन को दिखाता है, उसमें एक एग्रीमेंट भी बनाते हैं, उसके बाद इसमें जो शुरुआत में जो पैसे देने होते हैं वो भी दिए जाते हैं अकाउंट के थ्रू। उसके अलावा इसमें ये रजिस्ट्री भी कराते हैं। रजिस्ट्री के बाद जब दाखिल खारिज का समय आता है तो दाखिल खारिज में ये लोग अक्सर उसमें फरार हो जाते हैं या फिर दाखिल खारिज में पता चलता है कि ज़मीन ऑलरेडी बिकी हुई है। रुड़की की पुरानी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स गेम प्रैक्टिस करने के लिए उत्तराखंड सहित बाहरी राज्यों के खिलाड़ी आते हैं, लेकिन इसको लेकर यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से कोई अनुमति नहीं दी गई है। आपको बताते चले कि पुरानी गंग नहर को डेंजर जोन में रखा गया है क्योंकि नहर कई जगहों पर अधिक गहराई के साथ साथ क्षतिग्रस्त भी हो गई है और इसलिए इसमें वाटर स्पोर्ट्स गेम खेलना सुरक्षित नहीं माना जाता है। वहीं आपको बताते चले कि नहर में पहले भी एक हादसा हो चुका है और फिर भी खिलाड़ी इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कोई भी चीज़ है उसका इस्तेमाल होना चाहिए और रुड़की में एक ये ऐतिहासिक नहर है, इसमें जो पानी की वाटर लेंगे इसका हम लोग अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकें। वाटर स्पोर्ट्स भी हो, कैनोइंग भी हो और स्विमिंग भी हो और इसमें एक सौंदर्यकरण भी हो ताकि एक पर्यटन स्थल बदले। इसके लिए हम लोगों ने बजट के लिए मांग कर रखी है प्रदेश सरकार से और जो आप जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में एक से पता करूँगा और बात करते हैं कि क्यों ये सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। रिस्क क्या, ये तो सब ऊपर वाले का भरोसा लेके काम किया जाता है। बाकी अपने अंदर वो खूबी है कि ऊपर वाले से दुआ यही करते हैं कि कोई हादसा ना हो। बाकी अगर ऊपर वालों को मंजूर होगा तो फिर कितनी भी सेफ्टी हुई आपके पास एनओसी या कोई भी चीज़ हो, जब हादसा होना होता तो हो जाता है। अभी जैसे इंदौर में सलालम का कोर्स चल रहा था इंटरनेशनल, उसमें एक बच्चे की जो है डेथ हो गई डूब करके। अच्छा स्विमर था वो, इवेंट के समय डेथ हुई उसकी। तो ऐसा नहीं है कि अगर सेफ्टी के साथ करोगे तो हादसे होने के बहुत कम चांस है। जब आप सेफ्टी नहीं रखोगे तो कहीं भी हो सकता है। इसलिए आप कुछ अपने ऊपर भरोसा रखो, कुछ बच्चों के ऊपर भरोसा रखो तो सब अच्छा होता है। हम तो बता रहे हैं आपसे, यहाँ 16-17 साल से चला रहे हैं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ। और 16-17 साल हमने IIT में भी जॉब की, वहाँ भी कोई हादसा नहीं हुआ, ना होने दिया हमने। और हम बच्चे इसी तरह उस तरह तैयार करते हैं कि आने वाले समय में ये दूसरों भी सिखा सकें कि पानी के अंदर जाने के बाद अगर कोई हादसा होता है तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे ना किया जाए। रिस्क तो अपने अंदर जज्बा होना चाहिए। रिस्क तो कुछ नहीं है, अगर अपने आप में जज्बा है तो रिस्क कुछ नहीं है इसके आगे सामने। तो कितनी मेहनत लगती है इसके अंदर? इसकी मेहनत बहुत लगती है। 1 साल बैलेंस बनाने में लग जाता है, 1 साल फिर बैलेंस अच्छा प्रैक्टिस चाहिए, फिर नेशनल लेवल तक पहुँचते हैं। देहरादून के दून अस्पताल में कुछ समय पहले उपचार के दौरान निशा नाम की एक युवती की मौत के मामले को लेकर परिजनों ने आक्रोश भी जारी किया है। आपको बताते चले कि जिसके चलते निशा के परिजनों ने प्रेस वार्ता करते हुए न्याय की गुहार लगाई और इस दौरान निशा के भाई का कहना है कि डॉक्टरों के गलत उपचार की वजह से उसकी बहन की जान गई है और जिसे देखते हुए सरकार से मांग की गई है कि इसका मुआवजा और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। और वहीं इसके साथ बीजेपी से कवांसी मंडल उपाध्यक्ष पचना शर्मा ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन बिना प्रशिक्षण दिए गए डॉक्टरों की वजह से ऐसे हादसे होते रहते हैं। मैं अपनी बहन को 3 तारीख को हॉस्पिटल में लाया था, दून हॉस्पिटल में, और डॉक्टरों के इलाज के ज़रिए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने जो इंजेक्शन लगाया वो बहुत गलत लगाया। ट्रीटमेंट पर्चा कटने से पहले ट्रीटमेंट ही उन्होंने किया। तब तक मैं वहाँ पे पहुँचा, तब तक मेरी बहन ऑन द स्पॉट हो चुकी थी 5 मिनट के बाद। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ दिया जाए। सरकार तो एक्शन ले रही है। 4 आदमियों को तो तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है, 4 डॉक्टरों को। आगे भी न्याय मिल रहा था, तुरंत दूसरे दिन पता नहीं कौन लोग आए, वो पूरे आंदोलन को हाईजैक करके डेड बॉडी को इनको बहला फुसला के दे दी। इंजेक्शन ऐसा लगाया, उसके बाद सरकार से दरखास्त है मेरी कि मेरी संघर्ष में आवाज
इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि नैनीताल से सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोगों को इलाज मिलना बेहद ही मुश्किल हो रहा है और जहां 400 जियो बैग डालकर कर रहा अस्थाई, वहीं आपको बताते चले कि आईआईटी के वैज्ञानिक पहाड़ी का सर्वे करेंगे और साथ ही साथ 25 से अधिक घर प्रशासन ने खाली करवाए हैं और स्थायी ट्रीटमेंट की कोई भी योजना नहीं दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि नैनीताल से सामने आ रही है, जहां लोगों का उपचार होना बेहद ही मुश्किल हो गया है। 25 से अधिक घर प्रशासन ने खाली करवा लिए हैं और जहां स्थायी ट्रीटमेंट के लिए कोई भी योजना नहीं की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोगों को इलाज मिलना बेहद ही मुश्किल हो गया है। 400 जियो बैग डालकर हो रहा अस्थायी इलाज और आईआईटी के वैज्ञानिक जो हैं इस जगह का सर्वे करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि स्थायी ट्रीटमेंट की कोई भी योजना या फिर व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए ऋषिकेश पहुंचे और जहां वे रात्रि विश्राम परामर्श निकेतन आश्रम में करेंगे और उस दौरान चिंतानंद सरस्वती से भी उनकी मुलाकात की जाएगी। आपको बताते चले कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करने राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पहुंचे और इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। यह बात मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कही। वहीं आपको बताते चले कि सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऋषिकेश का कार्यक्रम में अचानक ही बना है और शिवराज सिंह चौहान परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद मुनि से मुलाकात के साथ साथ एक विशेष पूजा अनुष्ठान में भी भाग ले सकते हैं। हालांकि इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अवैध खनन का कारोबार लगातार इलाके में जारी है और जहां जगह जगह अवैध खनन का भंडार हो रहा है। आपको बताते चले कि अवैध भंडारण के करने वालों पर किसी भी तरीके की कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है। उप जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि अवैध खनन के भंडारण पर माफिया काट रहे चांदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इलाके में लगातार अवैध भंडारण किया जा रहा है और जिस पर प्रशासन की कोई भी उनकी ओर से कोई भी कड़ा एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि इस पर उप जिलाधिकारी की ओर से भी विशेष जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक भी अधिकारियों की ओर से इलाके में किसी भी तरीके के कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड।